गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज का जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स से हम शुरू करने वाले हैं। देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स हम 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स से शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है पूरा मज़े आ जाने वाले हैं अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके तो। और साथ ही साथ जो और बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इंडियन इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। तो हम इंडियन इकोनॉमिक्स से ही शुरू करने वाले हैं। अब इंडियन इकोनॉमिक्स आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है, मैं इकोनॉमिक्स पहले जो इंडियन इकोनॉमिक्स को हम शुरू कर रहे हैं वो टीआर जैन 12th क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो वीडियोस होंगी ऑलमोस्ट वो टीआर जैन की से ही मटेरियल मैंने वहाँ से लिया होगा। आपको अगर समझना है यहाँ से वीडियो देखने तो आप देख सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उससे हमने शुरू करना है। यानी अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले वो कैसी थी। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर हमारी इंडियन इकोनॉमी का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, यानी ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहे थे, यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमने पढ़ना है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जब बाय चांस कोई दूसरी कंट्री आके हमारी कंट्री के ऊपर राज जमा रही है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करवा रही है, यानी एक्सप्लॉइट कर रही है, तो उसी पर्टिकुलर यानी कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई दूसरी कंट्री एक कंट्री के ऊपर आके अपना सारा कंट्रोल के अंदर ले लेती है, सब कुछ वही मैनेज कर रही है, वही कंट्रोल कर रही है, तो उसी पर्टिकुलर बात को बोलते हैं। उसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का। आपको जैसे सबको पता है कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना, यानी बहुत ज़्यादा अत्याचार टाइप में करना। तो इंडियन इकोनॉमी का किस तरीके से शोषण हो रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो आज हमने स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। It implied a targeted exploitation of all sectors of the economy by the British government। कहते हैं जो इंडियन इकोनॉमी थी ना ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थी। उस टाइम पे जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो सभी सेक्टर्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट देखा जा सकता था। यानी जितने भी सेक्टर्स थे उस टाइम, यानी उस टाइम क्या जितने भी सेक्टर्स थे हमारी इकोनॉमी के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उनका टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, यानी टारगेट करके उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस इज हाउ इट हैपेंड, और किस तरीके से यह हैपन हुआ उसको देखिए, हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा कि इकोनॉमी की सभी सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर था चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, सभी सेक्टर पे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना राज जमाया और उनको एक्सप्लॉइट किया। तो कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या था। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बारी आई और उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब सबसे पहले मतलब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो कहते हैं एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया गया किसके थ्रू, जमींदारी सिस्टम के थ्रू ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि क्या किया गया, भूमि कर, यानी कि जो लैंड है हमारी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, जमींदारी सिस्टम लगा दिया, ले आए जमींदारी सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से मतलब पूरी एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ द सिस्टम इज लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। अब कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नीचे दी गई होंगी जिनकी वजह से मतलब जिस तरीके से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे हुआ देखिएगा। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉयल। जो जमींदार थे उनको क्या मान लिया गया कि वो सॉयल के ऑनर है। They were to pay a fixed sum to the government by way of land revenue। उनको क्या करना पड़ता था, एक फिक्स सम गवर्नमेंट को देना पड़ता था लैंड रेवेन्यू के रूप में। यानी सबसे पहले क्या कह दिया गया, जैसे कि टीलर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, उसके ऊपर फिर जमींदार्स थे। जो जमींदार्स थे उनको कह दिया गया कि आप सोयल के ऑनर हो, डिक्लेयर कर दिया गया उन्हें। अब जमींदार से गवर्नमेंट को क्या मिलता था, एक फिक्स सम मिलता था, यानी कि गवर्नमेंट के पास जमींदार सबमिट कराते थे एक फिक्स अमाउंट, ठीक है, बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। किसके रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में। एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड और एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉयल फार्मर्स। और अब जमींदार कहाँ से पैसा लाएंगे, जो गवर्नमेंट तक उन्हें डिपॉजिट कराना है। कहता है गवर्नमेंट तो लेके एक फिक्स अमाउंट, यानी कि एक फिक्स अमाउंट अगर आपने गवर्नमेंट को पे करा दिया जमींदार ने, तो फिर आप फ्री हो,
किस लिए फ्री हो? अब आप फार्मर्स थे या फिर जो टीलर्स ऑफ द सॉयल है उनसे आप जितना मर्जी वसूल सकते हो, जितना मन चाहे आपका आप एज अ लैंड रेवेन्यू उनसे ले सकते हो। टीलर्स ऑफ द सॉयल फार्मर्स के लिए यूज हुआ, यानी फार्मर्स को ही बोला गया है टीलर्स ऑफ द सॉयल। तो यहाँ पे एक इस तरीके से बनाया गया है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इनके बीच में कि सबसे ऊपर जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक फिक्स सम देना है जो जमींदार्स देंगे। अब जमींदार्स ने एक बार फिक्स सम जैसे ही पे कर दिया उसके बाद वो फ्री है। टीलर्स ऑफ द सॉयल को वो जितना चाहे एज मच एज द कुड वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वसूल सकते हैं एज अ लैंड रेवेन्यू। टीलर्स ऑफ द सॉयल से अब जमींदार से यहाँ पे लेंगे। सेकेंड पॉइंट में कहता है द टीलर्स ऑफ द सॉयल द एक्चुअल कल्टिवेटर गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। अब जो एक्चुअल कल्टीवेटर है यानी कि जो फार्मर्स है जो एक्चुअल में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अभी बस केवल कितना मिलेगा, बस कि वो जिंदा रह सके, बिल्कुल थोड़ा सा केवल सर्वाइवल के लिए उन्हें मिलता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता था कि यानी कि मतलब थोड़ा सा इतना बच पाता था कि उससे वो बस सर्वाइव कर पाए, उसके अलावा अब टीलर्स ऑफ द सॉयल के पास कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं जो जमींदार्स थे वो दूसरी तरफ ये सारा पैसा कहाँ पे स्पेंड करते थे, अपने जितने भी रेवेन्यू इनकम होती थी वो स्पेंड करते थे लग्जरी लाइफ पे। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और कहते हैं ना तो फिर जमींदार्स ने मतलब जितना उनसे कर वसूला टीलर्स ऑफ द सॉयल से, फार्मर से, वो लगाया ही नहीं कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट हो जाए, वो बस सारे पैसे को अपने लिए लगाते रहे, अपने लिए यानी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए सारा पैसा लगाते रहे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो हमारी एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड रह गई, उसकी डेवलपमेंट हुई नहीं। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट किया। कहता है प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जब तक यहाँ पे हमारे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया का वो जाना जाता था किसके नाम से, हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से, कि यहाँ पे हस्तशिल्पी होते थे। वो क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्क प्रोड्यूस्ड बाय हैंड लेबर। वो हाथ से कुछ भी यानी अपना काम हाथ से करते थे, सारी चीज़ें नई नई आर्ट्स वो सीख रखी थी उन्होंने और वो अच्छे अच्छे अपने हाथों से ही सब कुछ बनाते थे। एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। कहते हैं और उन्होंने क्या कर रखा था, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारा जो इंडिया था उसके रेपुटेशन, उनकी वैरायटी, क्वालिटी हर जगह फैली हुई थी। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इन 2 ways। कहता और लेकिन ये सब कुछ जितने भी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फैली हुई थी इंडियन के हैंडीक्राफ्ट्स की वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई और वो ब्रिटिशर्स ने 2 तरीके से की। फर्स्ट वन है फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। सबसे पहला उन्होंने क्या किया, फॉरेनर्स में जो डिमांड हुई इंडियन के हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू यानी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स से वो डिस्ट्रॉय हो गई। किस तरीके से डिस्ट्रॉय की भाई, कि अब जो भी कुछ एक्सपोर्ट होगा यानी कि इंडिया से जो भी सामान बाहर जाएगा उसको हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब अगर हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो चीज़ यहाँ पे 100 रुपये में बनी उसके ऊपर 100 रुपये और टैक्स लगा रहे हैं, हैवी ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं या 70 लगा रहे हैं, तो वहाँ पे 170 की बिकेगी। इससे अच्छा वो अपने मशीनी प्रोडक्ट्स का यूज़ ना कर ले जो 150 या 130 में उन्हें मिल रहा है। तो कहता है हैवी ड्यूटी उस पर लगी, तो इस तरीके से यहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हुए। सेकेंड में कहता है डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। दूसरी तरफ जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उनकी डोमेस्टिक डिमांड भी डिस्ट्रॉय हो गई, फॉरेन डिमांड डिस्ट्रॉय हुई, यानी कि इंडिया से बाहर की डिमांड की बात की वो तो इसलिए डिस्ट्रॉय हुई क्योंकि हैवी ड्यूटी लग गई भाई जो सामान वो बाहर भेज रहे थे। और डोमेस्टिक डिमांड यानी कि इंडिया के अंदर की डिमांड किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, वो डिस्ट्रॉय हुई जब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपना गुड्स इंडिया मार्केट्स के अंदर बिल्कुल फ्री में इंपोर्ट किया, यानी ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं पे करना, कुछ नहीं पे करना, आप आराम से इजीली भेज सकते हो। यानी ब्रिटिशर्स उनका राज है भाई वो किसी तरीके से यहाँ पे इधर मंगवा सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ड्यूटी फ्री आने दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का।
थर्ड हमारा आ रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का भी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वो कैसे हुआ? इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ अ टैक्स ऑन इंपोर्ट पॉलिसी। कहता है इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी थी यानी वो एक्सप्लॉयट की गई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो भेदभाव करने वाले हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अभी हमने ऊपर वाले में डिस्कस किया था ना कि वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की तो जो आएगा यहाँ पे सामान वो ड्यूटी फ्री आएगा और जो बाहर जाएगा वो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगेगी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, यानी कि जो टैक्स ऑन इम्पोर्ट पॉलिसी। It implied duty-free export on Indian raw material to fulfill the industrial need in Britain। कहता है जो एक्सपोर्ट किया गया ना इंडिया के रॉ मटेरियल का हुआ वो एक्सपोर्ट और वो फ्री में हुआ। यानी किस तरीके से हुआ कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल नीड्स है ना उसको फुलफिल किया जा सके। यानी अगर इंडस्ट्री डिमांड कर रही है रॉ मटेरियल की, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रही है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा है? इंडिया से जा रहा है। कैसे जा रहा है? ड्यूटी फ्री जा रहा है। फिर कह रहे हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। कहते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी कि जो इंपोर्ट हुआ ब्रिटिश गुड्स का वो उसने क्या किया? डिमांड को एक्सपेंड किया ब्रिटिश गुड्स की को इंडियन मार्केट्स के अंदर। क्योंकि जो इंपोर्ट अब हो रहा है ब्रिटिशर्स के गुड्स का यानी जो इंडस्ट्री ने बनाया ब्रिटिशर्स की ने वो इंडियन मार्केट्स के अंदर आया, वो भी ड्यूटी फ्री। यानी कि उस पर अगर ड्यूटी यानी उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा तो इट मीन्स वो सस्ता होगा, उसकी क्वालिटी भी इंडियन लोगों को सही लगेगी कि कम पैसे में सही तो मिल रही है चीज़। तो इसलिए क्या हुआ? ब्रिटिश गुड्स एक्सपैंड हुए। It was owing to discriminatory tariff policy that India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw material to Britain। तो कहते हैं इस तरीके से ये discriminatory tariff policy चली कि जो इंडिया था हमारा वो इम्पोर्टर तो बन के रह गया फिनिश्ड गुड्स का, यानी इम्पोर्ट जो कर रहा था वो फिनिश्ड गुड्स कर रहा था, ले रहा था फिनिश्ड गुड्स, आता रहे कहाँ से? ब्रिटेन से। एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, और एक्सपोर्ट क्या करता रहा? रॉ मटेरियल ब्रिटेन को। कैसे जाता रहा रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल फ्री में जाता रहा, टैक्स फ्री, और आता भी फ्री में रहा, लेकिन फ्री में आया क्या? फिनिश गुड्स आया। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हुआ। Briefly owing to its colonial exploitation, the Indian economy become both stagnant as well as backward। और briefly हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से वो स्टैग्नेंट भी रह गई और साथ साथ वो बैकवर्ड भी होती चली गई। यानी वो इंडिया की इकोनॉमी हमारी अगर हम बात करें हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसे थी? बहुत स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड। तो आज हमने स्टडी किया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे इंडिया के अंदर आके, कैसे सारे सेक्टर्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ा, वो हमने आज डिस्कस किया। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस फॉर मोर वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।